लर्निंग रेट को कहाँ पे रखते हैं? ये फॉर्मूला अपने पास सब नोट पे है कि W न्यू जो है वो बराबर होगा W ओल्ड प्लस चेंज इन वेट। ठीक है, व्हाट इज चेंज इन वेट? चेंज इन वेट इज अल्फा ई और साथ में क्या होता है ई या एक्स जो आपको इनपुट देता है। ऐसे ही याद है सबको? लर्निंग रेट हमने डिस्कस किया था, ये इस कंक्लूजन पे आए थे, इक्वेशन निकाली थी हमने, रूल सेट किया था अपने e इक्वल टू 1 है और ये टारगेटेड आउटपुट 1 है और एरर 0 है। आउटपुट 0 आ रहा है तो एरर 1 होगा, तो हम ऐड करेंगे। अगर टारगेट 0 है और आउटपुट 1 आ रहा है तो हम न्यू में ओल्ड ये वाला जो फैक्टर माइनस करेंगे और अगर एरर 0 हो जाता है तो हम दोनों को सेम रखेंगे। और फिर हमने इसके आगे ट्रांसफॉर्म किया था कि ये जो फैक्टर है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ई लिखा हुआ है, तो जो डेल्टा रूट होता है इसमें क्या आ जाता है, यहाँ पे अल्फा आ जाता है विच इज अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। 0 रखेंगे तो कोई भी ट्रेनिंग नहीं होगी, 1 रखेंगे तो फौरन से वो वैल्यू को ऐड कर लेगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को कंफ्यूजन? अच्छा, हम आगे चलते हैं अब अपने डिज़ाइन प्रॉब्लम की तरफ जो कि इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बीट अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बोर्ड पे शो हुआ है जिसके अंदर जो से दिया गया उसका नाम है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बाय हैगन। हैगन की बुक है मेरे ख्याल से, नहीं, न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन NND बाय हैगन की बुक है। ठीक है, बहुत मशहूर बुक है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और काफ़ी पुरानी बुक है। तो उसमें जब भी आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे बोर्ड शेप पे शो करता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्लासिफायर बनाने, लेट्स से डिजाइनिंग की तरफ आए हैं, क्लासिफायर बनाने। हमने कहा कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है ऑरेंज है, एक एप्पल है। कहीं पे ये बनाना ऑरेंज की एग्जांपल से इस तौर पे दिया जाता है, कहीं पे एप्पल ऑरेंज की एग्जांपल से दिया जाता है। नई बुक में बनाना ऑरेंज है, पुरानी बुक में एप्पल ऑरेंज का। तो इन्होंने कहा कि एप्पल और ऑरेंज को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो एप्पल के अंदर है ऑरेंज के अंदर नहीं है, या ऑरेंज में या एप्पल के अंदर नहीं है, या फ्रूट सेलेक्ट करते हुए मैं कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो मैं यूटिलाइज करता हूँ या यूज करता हूँ, कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं। लिखा हुआ तो नहीं है यहाँ पे कहीं? कलर देखते हैं, शेप देखते हैं, क्या टेस्ट, वो तो चक लिया ना, यूज हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, यूटिलाइजेशन से पहले टेक्सचर। अच्छा, अगर हम यहाँ पे जो बुक के अंदर तीन एग्जाम्पल्स मुझे दिए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, तीन चीजें, कलर, टेक्सचर और वेट। नहीं, कलर नहीं दिया हुआ, शेप दिया हुआ, शेप, टेक्सचर और वेट दिया हुआ। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जो कि 0.5 ग्राम से बड़ी हो जो हमारे डिजाइन में, तो हम क्या कहेंगे, उसका दो सेंसर लगा देते जहाँ पे मैं डाटा बना हम साइज भी तो मेजर करना पड़ेगा। यहाँ मशीन की बात कर रहे हैं। बोलिए दोबारा, बोलो क्या बोलूं? जैसे हमने अगर दो एप्पल की लेंगे तो दोनों का वेट डिफरेंट होगा। हाँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि लेट्स से हम रेड वाले एप्पल देखे हम लोगों ने, वो तकरीबन जो है ना शेप में बड़े होते हैं, और हम कह रहे हैं कि एवरेज साइज जो है कोई भी वो उसका वेट अगर लेट्स से ग्रेटर देन 200 ग्राम, लेट्स से आप कह रहे हैं
ग्रेटर देन 200 ग्राम है तो हम उसे एप्पल कंसिडर करेंगे, अदरवाइज कहेंगे कि कोई ऐसी चीज आ गई है मे भी हो सकता है आपके लोग, लेकिन ये हमारी डिजायर्ड एप्पल रेंज में यानी जो हम एक्सपोर्ट कर सकें या मार्केट में सेल कर सकें, और डिस्कार्ड रखना पहले आपने क्वालिटी कंट्रोल भी करनी है, सॉर्टिंग करनी है आप साथ में क्वालिटी कंट्रोल भी करनी है। तो आपने कहा कि मेरी क्वालिटी ये कि एटलीस्ट जो मैं एक्सपोर्ट करूँ या जो सेल आउट करूँ मार्केट में, ये जो भी कार्टन के अंदर रखूँ, आप कार्टन खोले कस्टमर जाके ना बोलिए कैसे एप्पल ले रही ये तो आपको नहीं लगे, तो उन्होंने एक सेट कर दिया कि भाई 200 ग्राम एक वेट है, अगर इससे बड़ा या इक्वल होगा वेट तो वेट का सेंसर है वो आउटपुट 1 करेगा, अदरवाइज वो आउटपुट क्या करेगा -1 करेगा। इसी तरह इन्होंने कहा अगर शेप जो है वो राउंड है, राउंड शेप है तो आउटपुट 1 आना चाहिए, अदरवाइज -1 आना चाहिए। और तीसरा इन्होंने कहा टेक्सचर अगर स्मूथ है, स्मूथ टेक्सचर है तो आउटपुट 1 आए, अदरवाइज क्या है -1 है। तो इन्होंने 3 एट्रीब्यूट्स ले लिए और 3 एट्रीब्यूट्स देखते हुए इन्होंने इसके प्रोटोटाइप वेक्टर को डिफाइन कर लिया P1 P2। P1 इज फॉर आई थिंक एप्पल और P2 नहीं P2 P1 ऑरेंज है, P2 एप्पल है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डिसाइड किया है कि फॉर एग्जांपल ये स्मूथ शेप और ये दो चीजें हमने डिसाइड की, ये दोनों एप्पल में 1 आएंगी, अदरवाइज -1 होंगे। इसमें क्या होगा शेप, तो 3 डिसाइड हो गए P1 शेप टेक्सचर और ये, ठीक है, ये P आपने स्टैंडर्डाइज कर लिया। अब आपने कहा P1 जो है वो ऑरेंज है, तो P1 ऑरेंज के लिए शेप क्या है राउंड है तो 1 आ जाएगा, और टेक्सचर ऑरेंज का क्या है रफ है तो -1 आ जाएगा, रफ होता है ना टेक्सचर ऑरेंज का। और फिर आपने कहा कि वेट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 200 ग्राम, क्या डिसाइड किया -1 डिसाइड किया था, लेस देन पे 1 है और ग्रेटर देन पे ग्रेटर देन -1 है, इसको ग्रेटर देन में -1 कर दो, ग्रेटर देन में -1 है और अदरवाइज 1 है, इसको इस तरह कर लीजिए लेस देन 200 ग्राम। तो ये P1 बन गया ऑरेंज का, और P2 एप्पल का कैसे बनेगा, एप्पल की क्या क्या वैल्यूज होंगी, शेप क्या है एप्पल का राउंड है 1 आ गया, टेक्सचर स्मूथ है 1 आ गया, और वेट -1 में आ गया, ठीक है। दो प्रोटोटाइप वेक्टर आपने डिजाइन कर लिए, सही है, यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं। फिर आपने कहा कि अगर P1 जब भी मेरे सिस्टम के अंदर ऑरेंज आए तो आउटपुट 1 होना चाहिए, 1 लिखा है 0 लिखा है 0 होना चाहिए, ठीक है। जब भी मेरे सिस्टम के अंदर मैं ऑरेंज को पुट करूं तो सिस्टम उसे 0 आउटपुट दे, जब 0 आउटपुट दिया जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये ऑरेंज है, और अगर 1 आउटपुट देगा तो मैं समझ जाऊंगा ये क्या है एप्पल है, ठीक है। ये मैंने अपने पैरामीटर्स या इनपुट डाटा सेट डिजाइन कर लिया, सही। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, जब ये डिसाइड कर लिया तो हमारे पास जब इनपुट डाटा सेट आ जाता है तो इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन होता है नेटवर्क डिफाइन करने का, तो भाई कौन सा नेटवर्क होगा, कितने न्यूरॉन होंगे, कितनी लेयर्स होंगी, कौन सा ट्रांसफर फंक्शन यूज करेंगे। अभी तक हमने सिंगल न्यूरॉन पढ़ा है, तो हम यहाँ पे भी सिंगल न्यूरॉन ले लेंगे, ठीक है, सिंगल न्यूरॉन ले लिया, इसके कितनी वैल्यूज इनपुट होगी, अच्छा ये स्मॉल p1 है, ये स्मॉल p2 है और ये स्मॉल p3 है, ये तीनों मिलके एक प्रोटोटाइप वेक्टर बना रहे हैं, ठीक है। 22 हम यहाँ पे लेंगे अपने, और ये w1 w2 और w3 आ जाएंगे,
सबमिशन हो जाएगी। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे आप? हार्ड लिंक यूज करेंगे। हार्ड लिंक यूज करेंगे। हार्ड लिंक यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे हार्ड लिंक? हार्ड लिंक के दो आउटपुट होते हैं, 0 और 1, और मैंने भी अपने जो टारगेट आउटपुट है दो सेट के 0 1, तो मुझे ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जो मेरे रिक्वायरमेंट में फुलफिल हो। तो मैं इसलिए यहाँ पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूँगा? हार्ड लिंक। और इसके अलावा मुझे कोई सा पता भी नहीं है, आपने पढ़ाया नहीं इससे। ये नेटवर्क बन गया, डेटा सेट आ गया, नेटवर्क बन गया। अब हमें क्या करना है? हमें नेटवर्क में रिक्वायरमेंट क्या होती है? पी डब्ल्यू बी। पी हमारे पास आ गया, टारगेट हमें पता है, आउटपुट डब्ल्यू और बी हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं? इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो? नहीं आ रहा, ब्लू नजर नहीं आ रहा। लाइट खोल दो ना आती। वो पहली वाली लाइट खोल दो। अब सही है। चले अगला मार्कर ब्लैक यूज कर ले। तो पीछे वाली लाइट बंद कर दो। अच्छा, ये वो पुरानी चीजें जो आप लोग पढ़ चुके हैं नजर ना आती हैं तो कोई मसला नहीं। ये नई चीजें पढ़ने उसको फोकस कर। तो हमने हमारे पास इनपुट आ गए, डेटा सेट हमारे पास वो आ गया, नेटवर्क आ गया। हमें पता है कि हमने बेसिक परसेप्ट्रॉन लर्निंग टूल लगाने जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। और नाउ ये वी वांट टू इनिशियलाइज। क्या इनिशियलाइज करना है? वेट इनिशियलाइज करना है और बाइस इनिशियलाइज करनी है। नेटवर्क में भी यू कैन सी कि हमारा जो प्रोटोटाइप वेक्टर है कैपिटल की, इसमें 3 फैक्टर्स हैं, शेप, टेक्सचर, वेट। तो दैट्स मीन कि जो इस नेटवर्क का इनपुट होगा वो 3 वैल्यूज होंगी, स्मॉल t1, स्मॉल t2, स्मॉल t3 से आप शो कर सकते हैं। तो हमारा की इनपुट है, दैट्स मीन वी मस्ट हैव w1 w2 w3। वेट कितने होने चाहिए हमें पता है। वेट की डायमेंशन याद है क्या होती है? जब लास्ट क्लास में किया भी था एक एक्सरसाइज, नेटवर्क बनाया था। वेट की डायमेंशन की क्या? s, r, और इनपुट की डायमेंशन की 1, r, 1, r या r हो सकता है। लिख लीजिएगा लास्ट वाली सी। इसकी दो इसकी कॉल करना चाहिए। अब क्या करेंगे? न्यूरल नेटवर्क बन गया, इनपुट पता चल गया, वेट हमने रैंडमली इनिशियलाइज करा दिए। अब अगला क्या? ट्रेन कराएंगे। तो बैठे हुए क्यों है? करें, स्टार्ट करें ट्रेन कराना। आपको ट्रेन कराना आता है? लास्ट क्लास में सिखाया था। सबसे पहला स्टेप होगा ये वैल्यू निकालनी क्या है। फर्स्ट स्टेप में आपने T1 यहाँ पे पुट करना है। W और B आपको पता है, T1 आपको पता है, W पता है, B पता है। वैल्यूज पुट करके आंसर निकालें। A is equal to A ये वाला आउटपुट होता है, द फाइनल आउटपुट इज नोन एज A। ठीक है, मिड वैल्यू का आउटपुट इज N, जो ट्रांस इस ये होता है WB प्लस B। यहाँ पे क्या हो रहा है? WB प्लस B हो रहा है, इसको N भी कहते हैं।
जरूरत नहीं है आप लिखने की, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और जो फाइनल आउटपुट होता है ट्रांसफर फंक्शन के एप्लीकेशन के बाद, इट इज नोन एज ए एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट। तो आपके पास ये फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू हार्ड लिन WP प्लस b। W की वैल्यू है, P की वैल्यू है, B की वैल्यू है। फर्स्ट स्टेप में आपने P1 को इनपुट करना है, ठीक है। फिर आपने एरर निकालना है, अगर एरर होगा तो आपने W न्यू निकालना है। अगले स्टेप में P2 इनपुट करना है, फिर एरर निकालना है। फिर अगर एरर होगा, इफ एरर इज देयर, आपने W न्यू निकालना है। सॉल्व करनी जल्दी से है। इसके इस सवाल के लिए आपके पास एग्जाम में 5 to 7 मिनट्स होंगे, पूरा आपने ट्रेन करना है सब लोग। जब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपको इसका हेडिंग देनी होगी, साफ सुथरा काम करना है कॉपी में। सबसे पहले ये फर्स्ट साइटेशन, ठीक है, अंग्रेजी पूरी लिखनी है। फर्स्ट स्टेप में हमेशा भी जुमला ना लिखिए, आप यहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला इज इक्वल टू हार्डनिंग WP प्लस B इज इक्वल टू साइन, याद रखिएगा, भूल जाते हैं लोग अक्सर। ये W था आपके पास, ये P1 है, क्लियर है सबको। और 22.5 है, इसको दो वेक्टर है, ये कॉलम वेक्टर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू आ गई प्लस 0.5 से 2.5, अगर जब हार्डनिंग ऑफ 2.5 करेंगे तो आउटपुट 1 आ गया। तो ये क्या 1 बराबर है टारगेटेड आउटपुट जो था 0 था, ये 1 है। तो हम क्या करेंगे, एरर कैलकुलेट करेंगे, P1 माइनस A, P1 0 था, A 1 है, तो एरर कितना आ गया। तो अब क्या हमारा अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वेट को अपडेट करना। वेट को अपडेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है W न्यू इज इक्वल टू W और प्लस अल्फा E P, अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो E P आ गया, यहाँ पे आप W और रखा आपने, प्लस E माइनस 1 है, सही है। E की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे P ट्रांसपोज है, एडिशन के लिए आपको इसको ट्रांसपोज लेना जरूरी होगा, वरना ये दो वेक्टर ऐड नहीं होंगे, क्योंकि वैल्यू टू वैल्यू ऐड होती है। तो आप ये ट्रांसपोज लोग भूल जाते हैं, ये याद रखिएगा बाद में पढ़ते। ये जब -1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो पहली वैल्यू -1 हो जाएगी और ये दोनों +1 हो जाएगी, सेकंड थर्ड वैल्यू। इन दोनों को ऐड किया तो न्यू वेट्स याद है, क्लियर है सबको। अब ये जो वेट, अच्छा वेट के साथ में 22 को भी अपडेट करना है, b न्यू इज इक्वल टू b और प्लस e, e इज -1 तो 0.5 -1 इज इक्वल टू -0.5। यहाँ पे इसका क्लियर है, ये पहली आइटरेशन कंप्लीट हो गई। अब ये अपडेट हुआ P1 पे, तो 99% चांस है कि P1 जो है वो सही क्लासिफाई हो जाएगा। 1% चांस ये नहीं है कि अगर आपने अल्फा की वैल्यू कोई 0.1 दी हुई होती तो चांसेस थे कि नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अल्फा 1 दिया हुआ है तो दैट्स मीन के लिए 100% करेगा। अब हमने नेक्स्ट आइटरेशन करनी है, सेम यही करनी है। P1 पे अपडेट किया है तो P1 इज करेक्टली क्लासिफाई नाउ इस रेट के साथ। तो हमें P2 को चेक करना है क्या वो क्लासिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, नेक्स्ट आइटरेशन कहलाएगी, उसमें हेडिंग देंगे सेकंड आइटरेशन, सेम वैल्यूज रखेंगे, वेट न्यू आ रहा है इधर याद रखें, ठीक है। P2 आ रहा है 1 1 -1 22 भी न्यू है, इसकी वैल्यू निकाली -0.5 का हार्डली -0, जबकि इधर टारगेट का 1। सो देयर इज एन एरर, आपने एरर कैलकुलेट किया, एरर आ गया 1, और इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू अपडेट वेट एंड 22, ठीक है। तो आपने वेट और 22 को अपडेट किया, आपके पास न्यू वेट और 22 आ गए। अब ये सेकंड इटरेशन कंप्लीट हो गई और यू आर श्योर कि ये वाले न्यू वेट और 22 P2 को क्लासिफाई करेंगे, P1 को क्लासिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये P1 के बाद अपडेट हो गए, ठीक है। तो ये अपडेट हो गई तो P1 को हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे थर्ड आइटरेशन, हेडिंग डालेंगे, फिर दोबारा नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, हम चेक करेंगे एरर आ गया, फिर से W को अपडेट करेंगे और फिर ये जो W की वैल्यूज आ गई
ये P1 पे अपडेट हुई है तो P2 को चेक करेंगे। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। और ये आइट्रेशन उस वक्त तक चलती है कि जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए कि दोनों वेट्स, दोनों इनपुट्स पे सेम वेट रहने, अपडेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? हाँ, न्यू वेट यूज कर रहे हैं, ओल्ड वेट्स को डिस्कार्ड कर दें। क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। आगे चलें। डेल्टा रूल हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ लिया, तो हमने देखा था कि बेसिक परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल में और डेल्टा रूल में देयर इज ओनली वन डिफरेंस व्हिच इज द लर्निंग रेट अल्फा का डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? You can see कि यहाँ पे जो ये अल्फा ऐड हुआ है, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द बेसिक परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल और डेल्टा लर्निंग रूल। और हमने फिर आगे बात करी थी कि बेसिक लर्निंग रूल और डेल्टा लर्निंग रूल आजकल यूज नहीं होते, दीज आर फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग। अब जो आगे रूल यूज हो रहे हैं उसको हम कहते हैं जनरलाइज डेल्टा रूल। अच्छा, जनरलाइज डेल्टा रूल में क्या होता है कि ये जो फैक्टर है, अगर आप पूरे एल्गोरिथम में देखें, रिकॉल परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल को रिकॉल करें, तो पूरे एल्गोरिथम में जो कौन सी ऐसी चीज है जो आपके मॉडल को ट्रेन करेगी? वेट इनिशियलाइज का ये जो चेंज इन वेट है ये कर रहा है आपको। ये जो चीज है ना, ये आपके सिस्टम को अपडेट कर रही है। ठीक है, और यही वो ची फैक्टर है जो जितनी तेजी से ऐड हो या जस्ट स्लोली ऐड हो, वो इफेक्ट करेगा आपके सिस्टम के ऊपर कि वो कितनी जल्दी कंपाइल होगा। जितने भी गेम्स होंगे वो सारे यहाँ पे होंगे। और पहले बेसिक लर्निंग रूल क्या था कि आपने यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके इनपुट की, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप किया, आपने कहा इनपुट के साथ एरर लगा दो, फिर आपने कहा एरर के साथ लर्निंग रेट लगा दो। अभी जो मैंने कहा कि एरर को यहाँ से हटा दो, यहाँ पे इसको कर दो डेल्टा, स्मॉल डेल्टा में कल से कहते हैं, और इसी वजह से इसका नाम डेल्टा है। तो ये मैंने कहा कि यहाँ पे आप एरर को हटा के यहाँ पे एक और फैक्टर कर देते हैं जो कि कंपोज होगा डिफरेंट वैल्यूज का। वो किस वैल्यू का कंपोज है कि डेरिवेटिव ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन यूज्ड इनटू एरर। जो भी आपने ट्रांसफर फंक्शन यूज किया उसका डेरिवेटिव ले लें और एरर से उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करें, तो ये जो है ना इसको सिग्माइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। हम सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या सिग्मा ओके बात है। डेल्टा ही कहते हैं, मतलब स्मॉल डेल्टा इसलिए ये कहलाता है। एक डेल्टा ट्रायंगल वाला होता है, एक डेल्टा होता है, दो। तो ये जो फैक्टर ये देख लीजिएगा, इसका नाम मेरे पास डेल्टा है, इसको डेल्टा कहते हैं। तो ओनली चेंज यहाँ पे क्या था, पहला फॉर्मूला था एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द इनपुट। ठीक है, सेकंड में क्या हुआ, एरर इनटू इनपुट। थर्ड फॉर्मूला क्या हुआ, अल्फा इनटू एरर इनटू इनपुट। थर्ड में अब क्या हो गया, अल्फा इनटू डेल्टा इनटू इनपुट। और डेल्टा क्या है आपका डेरिवेटिव ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इनटू एरर। तो अगर मैं इसको रीराइट करूं, फॉर एग्जांपल इस चेंज इन वेट को रीराइट करूं, ये जो चेंज इन वेट है इसको अगर मैं रीराइट करूं जनरलाइज डेल्टा रूल के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरर इनपुट मौजूद है, अल्फा मौजूद है, यहाँ पे एक फैक्टर आ गया सिंपल एडिशन हो गई और किसी फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा।
समझ में आ गई बात? अब अगर एग्जाम में आ जाए कि आपने ट्रेनिंग करनी है फर्स्ट एप्लॉन लर्निंग से, या अगर आ जाए डेल्टा लर्निंग से, या आ जाए कि जनरलाइज डेल्टा रूल से करना है, तो आपको उस हिसाब से एरर वो चेंज इन वेट का फॉर्मूला यूज करना। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, चेंज इन वेट वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है? जनरलाइज डेल्टा रूल में एक खास बात और है, परसेप्ट्रॉन में हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली हार्डली मैथ्स, क्योंकि वी हैव अ बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी का मतलब होता है दो चीज को क्लासिफाई करें, आइदर दिस और दैट। लेकिन जब उससे आप आगे बढ़ जाते हैं, आप कहते हैं कि एप्पल ऑरेंज के साथ अगर पाइनएप्पल भी आ जाए, ठीक है, ऑरेंज और पाइनएप्पल का टेक्सचर अलग है, लेकिन शेप में डिफरेंस हो जाएगा, वेट में डिफरेंस हो जाएगा। आपने कहा 3 आ गए, तो अब आप क्या कर सकते हैं? 0, 1, 0.5, कौन सा ट्रांसफर फंक्शन यूज करेंगे? सिग्मॉइड की यूज करेंगे। उसके लिए सॉफ्ट मैक्स यूज करते हैं। हर चीज का आंसर स्लाइड में भी होता है। सिग्मॉइड जो ट्रांसफर फंक्शन है, बेसिकली इट दिस ट्रांसफर फंक्शन इज कैपेबल ऑफ गिविंग यू अ वैल्यू बिटवीन 0 to 1। आप एक को लीनियर वैल्यू दे रहे हैं, 0.2 भी दे सकता है, 0.3 भी दे सकता है, 0.4 भी दे सकता है। लेकिन पिछली वाली क्लासिफिकेशन में हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन था कि आइदर इट्स एन एप्पल और ऑरेंज। हम ये नहीं कह सकते थे कि हाउ मच सिस्टम इज कॉन्फिडेंट कि इट्स एन एप्पल और ऑरेंज। 90% श्योर हुए, 70% श्योर हुए, कह सकते थे? नहीं कह सकते थे। जब हमने सिग्मॉइड ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, तो ये जब वैल्यूज पे कैलकुलेट होती है 1/1 प्लस e raised to the power माइनस x, तो ये जब वैल्यू कैलकुलेट होती है तो इट विल गिव यू अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। तो उस पर आप कह सकते हैं कि 0.5% कॉन्फिडेंट या 50% कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि इट्स एन एप्पल और ऑरेंज, या और भी कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है। अच्छा, जब ये वाला ट्रांसफर फंक्शन होगा और आपको पता है कि आपने चेंज इन वेट में यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ट्रांसफर फंक्शन यूज करना है, तो डेरिवेटिव सबको याद होगा, किसी भी चीज का डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ दैट थिंग इनटू 1 माइनस दैट थिंग। ये याद है कौन सा डेरिवेटिव? याद है सबको? यहाँ पे हम मैट्रिक की मैथ से निकल के इंटर की मैथ में आ गए। अभी हम ग्रेजुएट लेवल की मैथ पे नहीं आए। डबल डेरिवेटिव नहीं है, ना ही डेरिवेटिव याद है किसी की? कोई याद नहीं है? x2 की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, ये सबने करता लगाया हुआ था। फॉर्मूला क्या होता है? इसको इसमें याद करेंगे। डब्बे का डेरिवेटिव बराबर होता है डब्बा इनटू डब्बे की पावर -1, ठीक है, इनटू अंडर पावर का डेरिवेटिव। नहीं सॉरी, पावर सबसे पहले पावर को नीचे उठा देंगे, पावर नीचे आ जाएगी, पावर हो गई आपकी यहाँ पे। इनटू पावर में से 1 माइनस करें और फिर पावर का डेरिवेटिव लेंगे। तो आपने पावर नीचे उतार दी तो 2x का ये 2 नीचे आ गया, फिर पावर जो भी वैल्यू होती है उसमें से पावर में से 1 माइनस किया तो 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। और अंडर पावर का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है और 1 लिखते नहीं है, तो ये 2x आ गया। सबसे पहला स्टेप है पावर को आपने नीचे उतारा, पावर में से 1 माइनस किया और अंडर पावर का डेरिवेटिव ले लिया। तो आपने सेम यही काम यहाँ पे करना है। तो आप ये काम कर लेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे, अच्छा ये इसको सॉल्व करना है। आपने क्या करना है, इसको डेरिवेटिव लाकर मुझे दिखाना है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि सिग्मॉइड का फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के लाना है। और आप देखेंगे वो यही आएगा, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन इनटू 1 माइनस ट्रांसफर फंक्शन, ये आ जाएगा आपका डेरिवेटिव।
चैट जीपीटी को यूज नहीं करेगा। मैंने पूरी बुक भेजी हुई है, नहीं भेजी बुक? बुक से मैंने लिटरली कॉपी पेस्ट किया हुआ है, मैंने अपने पास एक वर्ड भी नहीं लिखा हुआ। वो वर्बल होते हैं। भेज दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्राई टू रीड बुक, बुक से पढ़ें ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत आसान बुक है ये, प्रेस में फिल की बुक है, रियल नेटवर्क यूजिंग मैटलैब करके नाम है शायद, और फ्री अवेलेबल है ऑनलाइन, सबसे अच्छी बात है। अब हमने चीजें समझ ली कि फॉर्मूलाज है, चीजें हैं, इनपुट है, कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे नेटवर्क होगा, क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि हम इसको कंप्यूटर पे कैसे करेंगे। कंप्यूटर पे करने के तीन तरीके, स्कॉस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है, बैच और मिनी बैच। स्कॉस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ये जो आपने अभी पहले पढ़ा, ग्रेडियंट डिसेंट फार्मूला यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वेट जो है ना, जब भी आप ग्रेडियंट डिसेंट की बात करते हैं, ये क्या करता है, हर आइटरेशन पे वेट को अपडेट करता है। अभी हमने ये देखा ना, P1 इनपुट दिया, एरर आ गया, आप अपडेट कर दो, P2 इनपुट दिया, एरर आ गया, अपडेट कर दो, P3 इनपुट दिया, एरर आ गया, अपडेट कर दो। यही कहलाता है स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। स्टोकास्टिक का मतलब रैंडम, लेकिन आप जब हर आइटरेशन पे किसी चीज को अपडेट करते हैं, कभी आपकी वैल्यू दाएं फ्लक्चुएट होती है, बाएं फ्लक्चुएट होती है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, रैंडम प्रोसेस चल रहा होता है, और डाइवर्स होने में, कन्वर्स होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए अगर आपके पास एक डाटा सेट है जिसमें 100 इनपुट्स हैं, 100 डाटा है, तो ये 100 दफ़ा आपके वेट्स को अपडेट करेगा, ठीक है। इट इज़ ए लॉन्ग टाइम प्रोसेसिंग, प्रोसेस हर दफ़ा अपडेट हो रहा है, हर दफ़ा अपडेट हो रहा है, दफ़ा अगर 100 दफ़ा इनपुट दिया, 100 दफ़ा अपडेट किया, 100 दफ़ा चेक किया, ठीक है। लेकिन इसका जो अल्टरनेट होता है वो कहलाता है बैच। बैच इनपुट, इसमें क्या होता है कि आप सारे इनपुट दे देते हैं, उनकी वैल्यू सेव कर देते हैं, और आखिर में जो भी चेंज जनरेट होता है उसका एवरेज निकाल के उसको अपडेट कर देते हैं वेट की वैल्यू में, और फिर दोबारा से सबको चेक करके फिर एवरेज निकाल के फिर वेट की वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, अपडेट प्रोसेस जो है ना, वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए बैच होता है। मिनी बैच, सॉरी, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का फायदा ये होता है कि वो हर दफा जो है वो चेक करके अपडेट कर रहा होता है, तो कन्वर्ट जल्दी कर जाता है छोटे डाटा सेट्स में। और मिनी बैच जो है छोटे डाटा सेट्स पे जो है ना वो ज़्यादा टाइम लगाता है, क्योंकि अगर 1000 डाटा है तो वो उसको प्रोसेस करेगा, फिर चेक करेगा और फिर प्रोसेस करेगा। तो इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, जो बड़े डाटा सेट होते हैं उन पे वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, ये भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। तो इसका अल्टरनेट जो रिसर्चर्स ने निकाला है उसे हम कहते हैं मिनी बैच। तो पूरा जो डाटा सेट होता है उसको पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, लेट्स से 20%, 20% को इनपुट देके उसको एज ए बैच प्रोसेस करके उसके एवरेज निकाल के वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। तो इसको कहते हैं इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एंड बैच अपडेट, और इसको हम कहते हैं मिनी बैच, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें, चाय वाय मंगवा लें आप लोगों के लिए? हाँ, नेक्स्ट क्लास अगर कल रखती है तो रख लेते हैं फिर। अच्छा, ये बस ये वाली 2-3 स्लाइड्स देख लो। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई जो है ना इनपुट, ये इनपुट डाटा सेट है, ये 3 इनपुट कौन सा लेगा, एंडेड है, एंडेड ये रैंडम वैल्यू दी है, फर्स्ट पे 0 है और तीसरे और चौथे वैल्यू इनपुट के आउटपुट वाले 3 डाटा सेट है, और ये बोर्ड से जो लिखा हुआ है लास्ट वैल्यू से टारगेटेड आउटपुट,
हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था जो सुपरवाइज लर्निंग यूज होता है उसमें जो लास्ट वैल्यू होती है उसकी क्लास होती है, याद है? तो लास्ट वैल्यू इज द क्लास ऑफ द प्री इनपुट डाटा सेट है। इसका ट्रांसफर सॉरी नेटवर्क यहाँ पे शो किया हुआ है। नेटवर्क शो करने के बाद इसके नेटवर्क पैरामीटर सेलेक्ट किए, इन्होंने कहा कि हम लगाएंगे वेक्टर में लगाएंगे, ट्रांसफर फंक्शन से पॉइंट का ट्रांसफर फंक्शन होगा और क्या चीज इन्होंने बताई है, वेट की वैल्यू को इनिशियलाइज कराना और इसको ट्रेन करें। ये होमवर्क है, सब लोग कर लेंगे, इसको घर से करके ला देंगे। 2 होमवर्क हो गए। आप यूं करके हाँ बोलती हैं। हाँ, ये 2 चीज़ें। अच्छा, जो बुक मैंने आपको रेफर करी है उस बुक के अंदर पूरा कोड मैटलैब का गिवन है। आप जब इसको ड्राइव कर लीजिएगा तो मैटलैब का कोड वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। इसका पाइथन का कोड ऑनलाइन अवेलेबल है, आप चाहे वहाँ से कॉपी पेस्ट करके चला सकते हैं। सेम वही स्टेप्स हैं जो हमने अभी अपनी कॉपी में किए। सबसे पहला काम है आपने क्या करना है कि वेट को इनिशियलाइज करना है। वेट टाइम इनिशियलाइज करना है। अच्छा, ये मैंने फंक्शन लिखा हुआ है जो कि वेट को इनपुट लेता है और आउटपुट, यानी डेटा सेट इनपुट लेगा और वेट को इनपुट लेगा और आपको ट्रेन करके देगा मॉडल को। ठीक है, तो ये जो इनपुट आया वेट और इनपुट्स और टारगेटेड आउटपुट, यहाँ पे लोग इसको अपने पास सेव कर लिया और 1 बाय 1 उसे चेक करें। वेट से चेक किया, वेट से मल्टीप्लाई किया, सिग्मॉइड ट्रांसफॉर्म से लेके आउटपुट निकाला। ठीक है, एरर चेक किया, फिर एरर के साथ डेल्टा एरर निकालना जो कि था ट्रांसफर फंक्शन इनटू 1 माइनस ट्रांसफर फंक्शन इनटू एरर। ठीक है, फिर यहाँ से इन्होंने चेंज इन वेट निकाला और फिर वेट को अपडेट कर दिया। ठीक है, ये आइट्रेशन इन्होंने 4 दफा रन की है क्योंकि आपका जो डाटा सेट है वो 4 वैल्यूज है। सिमिलरली बैच के अंदर भी यही चीज होगी, लेकिन ये देखेंगे कि वहां पे ये जो अपडेट वाली वैल्यू थी वो इस लूप के अंदर थी, एंड वाले एंड के अंदर थी। यहाँ पे अगर आपको नजर आए ये एंड बाद में आया था लूप का, ये जो फॉर लूप का एंड है वो बाद में आएगा। ये वाला जो एंड है वो फंक्शन का एंड है, ये फॉर लूप का एंड है। ये अपडेट होने के बाद आया था, इसका मतलब यही था कि हर आइट्रेशन में अपडेट हो रहा है। तो एस डी जी जो सिग्मॉइड सॉरी कॉस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है वो क्या करता है, हर आइट्रेशन में अपडेट करता है। जबकि हमें पता है कि बैच जो है वो पूरे बैच को प्रोसेस करेगा, पहले चारों को प्रोसेस किया उसके बाद एवरेज लेके फिर अपडेट करेगा। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आ गई क्लासिफिकेशन कैसे होती है। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, पीआई वगैरह क्लासेस करना है। अगर हम निकालें तो क्रक्स क्या है इसकी, ये हमारे पास एक इक्वेशन है WP प्लस डी जो कि लाइन की इक्वेशन है, उसको आपने ट्रांसफर फंक्शन में पुट करना, आउटपुट दे देना। और सिंपल आपने याद रखना है कि W इज इक्वल टू W प्लस चेंज इन वेट। चेंज इन वेट कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है उसके साथ ही समझना। इतना कोई मुश्किल नहीं है जैसे कि लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप जो अपने पास ग्राफ बनाए एंड गेट, ग्राफ को है एंड गेट का, और उस पे लाइन बना के उसे क्लासिफाई करें ऐसे ही पेज पे। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, सबसे अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड गेट का क्या होता है, 0 0 पे आउटपुट 0 होता है, 1 0 पे आउटपुट 0 होता है, 0 1 पे आउटपुट 0 होता है, ओनली 1 1 पे आउटपुट
1 होता है। पहले एंड गेट का बनाएं, फिर और गेट का बनाएं, और बीच में एक बाउंड्री बना दें जो कि 1 और 0 को क्लासिफाई कर रही हो। फैसल डस्टर नहीं है? हाँ मिटा दो। 3 लेक्चर रह गए। एक रह गया बैक प्रोपगेशन, दूसरा रह गया मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, और तीसरा रह गया CNN। ठीक है, ये 3 लेक्चर्स हैं, और ये 3 लेक्चर नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। और आप लोगों के पहले शुरू होगी प्रेजेंटेशन फजी की, उसके बाद शुरू होगी आपकी न्यूरल नेटवर्क की। ठीक है, फजी की तो आप सब ने जमा कराई हुई है, जिसने मुझे ईमेल करी हुई है तो उसकी एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपने अपलोड करनी है वहाँ पे। ठीक है, जब आप लोग अपलोड करते हैं वो डाटा एक जगह जमा हो जाता है। ईमेल जो है ना, वो पता नहीं कब आई थी, कहाँ आई थी, किस आईडी से आई थी। बहुत से लोगों के पास तो अपनी आईडी भी नहीं होती, वो कोई प्रिंस होता है, कोई प्रिंसेस होती है। ठीक है, तो ये भी